वेलकम टू टीचर अहमद। विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके घर। चैनल पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न विषयों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन आपके हवाले किया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2017 हिंदी विषय में पूछे गए कुल 30 प्रश्नों के बारे में। कुल 30 प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित हम आपको समझाएंगे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2017 विषय है हिंदी भाषा 2। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें यह बतलाना है कि कौन मुहावरा नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है अंग लगना। दोस्तों, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है गले लगना। दूसरा ऑप्शन है अंगारे उगलना। इसका मतलब होता है कठोर और कड़वी बातें बोलना। ये भी एक मुहावरा है। अगला ऑप्शन है वो है अंत भला तो सब भला। ये मुहावरा नहीं बल्कि लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है कि आखिर में बेहतर होना सब कुछ बेहतर होने के बराबर है। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा डी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला ऑप्शन है अंग अंग फड़कना। ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अंत भला तो सब भला। ये मुहावरा नहीं बल्कि लोकोक्ति है। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं। वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। यानी ये जो एक वाक्यांश है, दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं, इसमें किस उद्देश्य का विस्तार हो रहा है? लड़के का, दुष्ट का, उद्यम का, मचाते हैं का। यहाँ बात हो रही है लड़के की नहीं बल्कि दुष्ट लड़के की। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल है, शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छाबोधक, संदेहवाचक। जब शायद शब्द का प्रयोग हो तो वो संदेहवाचक में आ जाएगा। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदेहवाचक। अगला है, वाक्य में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर प्रसंग में समझने में बाधा नहीं पड़ती कहलाता है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसे शब्द को छोड़ दे कि उसके माना में कोई फर्क ना पड़े तो वो क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है अर्थांती, दूसरा है कल्पनातीत, तीसरा है वाक्यार्थ, चौथा है अध्याहार। सही ऑप्शन हो जाएगा अध्याहार। अध्याहार का अर्थ होता है कि किसी आवश्यक शब्द का लोप हो जाना। यानी सही आंसर हो जाएगा अध्याहार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उत्तर वाक्य के भेदों से असंगत है?
कौन सा उत्तर अवयव के भेदों से असंगत है? अवयव के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्च बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। यानी पहला, तीसरा और चौथा जो है क्रिया विशेषण, ये अवयव के भेद हैं, परंतु विसर्ग बोधक जो है अवयव के भेद नहीं है, यानी ये जो है असंगत है। छठा है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर तथा खंडयान्वय प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी नर्सरी या प्राथमिक स्तर पर बच्चे को उससे बातें करके, उससे वार्तालाप करके, उससे टुकड़े टुकड़े में समझाकर पढ़ाया जाता है, ताकि वो बच्चे आसानी से खेलते खेलते समझ सके, पढ़ सके। व्याख्या की आवश्यकता बड़ी कक्षा में होती है। शब्दार्थ कथन में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। गीत व नाट्य प्रणाली भी कुछ बड़े बच्चों में होती है। नर्सरी कक्षा के लिए प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली काफ़ी उपयुक्त है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा कौशल है। भाषा कौशल क्या है? ये शिक्षण कराना है, या अधिगम कराना है, या अनुदेशन कराना है, या दक्षता प्राप्त करना है? तो भाषा कौशल का अर्थ होता है दक्षता प्राप्त करना, यानी भाषा सीखने का अर्थ केवल शिक्षण या अधिगम या अनुदेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस भाषा में आपको दक्षता होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4। अगला है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो जीवन उपयोगी शिक्षा से संबंधित होती है, यानी यहाँ जो है प्रैक्टिकल जो है सिखाया जाता है। इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी? जीवन उपयोगी शिक्षा, सैद्धांतिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। जो भी शिक्षा दी जाए वो जीवन उपयोगी शिक्षा ही होती है। इसलिए सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर रहना, सामान्यीकरण करना। सही जवाब हो जाएगा नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर रहना। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ होता है मुंह से अपने बातों को बोलना, यानी आप क्या जानते हैं आप अपने विचार को ओरली प्रकट करें। तो इसमें क्या आवश्यक गुण होना चाहिए? पहला ऑप्शन है गतिशीलता, दूसरा है ग्राह्यता, तीसरा है प्रभावकता, चौथा है उच्चारण की शुद्धता। यानी मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उच्चारण की शुद्धता। यानी जब तक हम शुद्ध रूप से नहीं बोलेंगे तब तक मेरे बोलने में ना गति होगी, ना सामने वाला मेरी बातों को ग्रहण कर पाएगा, ना हम उसको प्रभावित कर पाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा उच्चारण की शुद्धता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन उसको कहते हैं जो एक अकेला व्यंजन से न बना हो, जो एक से ज्यादा व्यंजन से मिलकर बना हो। सही जवाब हो जाएगा स।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अक्ष, तरह, ज्ञा, ये भी सब संयुक्त व्यंजन है। ब, तालाब, श, भ, ये केवल व्यंजन है, ये संयुक्त नहीं है क्योंकि ये केवल और केवल एक अक्षर है। स्वर में स और र 2 अक्षर है, अक्षर में क और छ 2 अक्षर है, तरह में त और र 2 अक्षर है। यानी संयुक्त व्यंजन उसको कहते हैं जो एक से ज्यादा व्यंजन से मिलकर बना हो। अगला क्वेश्चन है 12। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, सीमित होता है, विस्तृत होता है, समान होता है, संकुचित होता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र कभी भी परीक्षा से विस्तृत होता है। परीक्षा में केवल एक टॉपिक की परीक्षा ली जाती है, जबकि मूल्यांकन में चौतरफा परीक्षा ली जाती है। अलग अलग तरह से उसकी काबिलियत को जांचा जाता है। अगला सवाल है उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ नहीं होता है? वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन में, शिक्षक की कठिनाई का निदान और शैक्षिक निर्देशन। उपलब्धि परीक्षण यानी काबिलियत की जांच जो की जाती है बच्चों के वर्गीकरण करने के लिए भी की जाती है, श्रेणी विभाजन करने के लिए भी की जाती है। यानी अलग अलग बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार हम क्लासिफाइड करते हैं। शैक्षिक निर्देशन के लिए की जाती है, शिक्षक को सहायता मिलती है कि बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाए। लेकिन उपलब्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षक की कठिनाई के निदान के लिए नहीं होता है। शिक्षक कभी नहीं चाहते कि उसकी कठिनाई कम हो, वे यही चाहते हैं कि बच्चे की कठिनाई किस प्रकार कम हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, शिक्षक की कठिनाई का निदान। अगला क्वेश्चन है चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है? निदान, उपचार, निदान व उपचार, उपलब्धि। चिकित्सक जो होते हैं कभी भी उपचार करते हैं, इसलिए चिकित्सात्मक अध्यापन को उपचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। पाठ्य पुस्तक में 3 चीज होता है, विषय सामग्री होती है, स्तरीकरण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। तो सही क्रम जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा क्योंकि सबसे पहले हम विषय सामग्री का चयन करते हैं, उसके बाद हम स्तरीकरण करते हैं, यानी उसको हम क्लासिफाइड करते हैं कि किसको कब पढ़ना है, किसके बाद किसको पढ़ना है। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी उस विषय सामग्री को प्रेजेंट करते हैं। यानी पाठ्य पुस्तक रचना का सही क्रम हो जाएगा विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है सर्वदृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, यानी सर्वदृश्य शिक्षा जो होती है उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि शिक्षा को रोचक बनाया जाए, बच्चे खेल खेल में सीखने लगे। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा को अस्थायी बनाना, शिक्षा जो है इससे अस्थायी भी बन जाती है, यानी एक बार सर्वदृश्य सामग्री से बच्चे पढ़ा हुआ नहीं भूलते हैं। शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, यानी सामान्य विधि के तुलना में ये अधिक प्रभावकारी होती है। टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल से जो शिक्षा दी जाती है वो ब्लैक बोर्ड के शिक्षा के मुकाबले अधिक प्रभावकारी भी होती है। यानी ऊपर का तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना, यानी
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना सर्वोदय सामग्री का उद्देश्य नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है सर्वदृश्य सामग्री के उपयोग का उचित उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है इसमें विद्यार्थियों के विकास के पक्षों पर जोर न देना। सतत और व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के विकास के पक्षों पर जोर दिया जाता है। सही ऑप्शन यानी ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थियों का नियमित मूल्यांकन होता है। गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना यानी इसमें गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन होती है। बच्चों के हर काबिलियत को जांचा जाता है। विद्यार्थी की संपत्ति में सुधार करना। मूल्यांकन में केवल मूल्यांकन ही नहीं होता बल्कि उसकी कमियां का निदान भी किया जाता है। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना। अगला क्वेश्चन है 18 सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, समरूप परीक्षण, बहुरिक्त स्थान पूरक परीक्षण। ट्रू फॉल्स प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण होते हैं। यानी उसमें से सही जवाब चुनना होता है। वो बहुरिक्त स्थान पूरक परीक्षण भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन देने के बजाय रिक्त स्थान रहते हैं। ये समरूप परीक्षण भी है। देखने में लगता है कि एक ही जैसा है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सत्य असत परीक्षण जो है कहलाता है एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। यानी ये तीनों विशेषताओं के साथ ये किस प्रकार का परीक्षण है? एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है रंगमंच अभिनय विधि है। गद्य की विधि है, पद की, नाटक की, व्याकरण की। रंगमंच उसको बोलते हैं जहाँ पर जो है स्टेज बनता है और कलाकार जो है कला प्रस्तुत करते हैं। ये विधि किसकी है? नाटक की है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है भाषा एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा प्रयोग का बहुत सारे उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है भाषा ज्ञान गम है। दूसरा ऑप्शन है भाषा अभ्यास गम है। तीसरा है भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। चौथा ऑप्शन है भाषा अनुकरणात्मक है। भाषा जो है अनुकरणात्मक है, यानी अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। भाषा जो है बच्चे नकल करके भी सीखते हैं। यानी दूसरा है भाषा अभ्यासगम है। भाषा जो है निरंतर अभ्यास से भी सीखी जाती है। तीसरा है भाषा एक सामाजिक व्यवहार है। भाषा आदमी समाज में ही सीखता है। जब तक समाज ना मिलेगा व्यक्ति भाषा नहीं सीख पाएगा। यानी ये सब भाषा प्रयोग का एक पक्ष है। अब भाषा ज्ञान गम है, ये भाषा प्रयोग से संबंधित पक्ष नहीं है, क्योंकि भाषा जो होती है केवल और केवल अर्जित नहीं की जाती, बल्कि ये अभ्यास और सामाजिक व्यवहार और नकल के द्वारा ही सीखा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल मातृभाषा लोग आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन कोई विदेशी भाषा
या अंग्रेजी भाषा जो मातृभाषा हमारी नहीं है, सीखने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। इसलिए भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष यह नहीं है कि भाषा ज्ञानगम है। अगला क्वेश्चन है 81 से लेकर 85 तक, यानी 21 से लेकर 25 तक एक गद्यांश दिया हुआ है, हमें उसको पढ़ना है और उसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। आइए हम गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद हम उत्तर देंगे। गद्यांश की शुरुआत होती है, गांधी जी सत्य और अहिंसा को जीवन में सर्वाधिक महत्व देते थे। सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन द्वारा उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। गांधी जी सब मनुष्यों को समान मानते थे। धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को वे मानवता का कलंक मानते थे। वे आर्थिक असमानता को भी मिटा डालना चाहते थे। वे वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज में विश्वास रखते थे। सामाजिक न्याय, शारीरिक श्रम को महत्व देते थे। गांधी जी प्रजातांत्रिक राज्य को कल्याणकारी मानते थे। गांधी जी के अनुसार नैतिक आचरण का जीवन में विशेष स्थान होना चाहिए। सत्य, न्याय, धर्म, अहिंसा, अपरिग्रह, निस्वार्थ सेवा को मानवता के लिए सच्ची सेवा मानते थे। उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विचारों में वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण प्रमुख था। उनकी मान्यता थी कि किसी राष्ट्र का समुचित उत्थान अपने परिवार, जाति, गांव, प्रदेश तथा देश की समस्याओं के सुधार से हो सकता है। स्वयं को सुधारो, सारा विश्व सुधरेगा, उनका कहना यही था। ये छोटा सा गद्यांश था। अब 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। पहला क्वेश्चन है 21वां नंबर, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उसमें अधिक पैसा, अमन आदि का न लेना अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है। यानी अपनी आवश्यकता से अधिक न हमें पैसा खर्च करना है, न यात्रा खर्च करना है, न अमन लेना है, न सुख लेना है। इसको व्यक्त करने वाला शब्द कौन है? अपरिचित, प्रजातांत्रिक, अपरिपक्व, अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है त्याग, यानी दान को भी अस्वीकार करना। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अपरिग्रह। यानी अपरिग्रह यानी अपने जीवन में उतना ही पैसा खर्च करना जो कम से कम हो और हमारी आवश्यकताएं न्यूनतम पूरी हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? संधि के बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। संधि सत्याग्रह में जो है दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि इस प्रकार है कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा सत्य जोड़ आग्रह, यानी आग्रह में आकार की मात्रा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का मुकाबला क्या में काल है? आसन भूतकाल, संभव वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल। सबसे पहले अंग्रेजों का मुकाबला किया, ये पास्ट की घटना है, यानी ये घटना पहले घटी थी, ये भूतकाल होगा। और भूतकाल में ये किस प्रकार का है? ये सामान्य भूतकाल है, क्योंकि ये एक साधारण घटना है जो पीछे घटी थी, उसी के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग कौन है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझने के लिए हम वाक्य प्रयोग करते हैं। धर्म जो है वो पुल्लिंग है,
तुम्हारा धर्म क्या है। इस तरह के सेंटेंस हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। संप्रदाय भी पुल्लिंग है। तुम्हारा संप्रदाय क्या है। रंग भी पुल्लिंग है। उसका रंग सांवला है। लेकिन जाति एक स्त्रीलिंग है। उसकी जाति क्या है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये एक स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है 25 उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग उसको बोलते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर एक अर्थपूर्ण शब्द दे। आचरण में अ नहीं बल्कि आ है। अंतर्राष्ट्रीय में अ हटा देंगे तो ये एक बेमाना अल्फाज शब्द बन जाएगा। अनुसार में अ हटाने पर इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। लेकिन अहिंसा में अ हटा देंगे तो हिंसा एक अर्थपूर्ण शब्द है, इसलिए अ उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है अहिंसा में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है 86 से 90 तक यानी 26 से लेकर 30 तक। इसमें एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है कविता के रूप में, इसे पद्यांश कहते हैं और इसी आधार पर 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए मैं इसे पढ़ता हूँ। मैं जीवन का भीषण दुर्दम भयंकर तूफान लिए हूँ। अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूँ। जिनको सुन रिपू का दिल टूटे मैं वह गौरव मान लिए हूँ। मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूँ। इससे प्रश्न निकलता है, ऊपर के 2 चरणों में नाद सौंदर्य की उपस्थिति है। यानी कवि ने जो 2 सेंटेंस में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, इसके सौंदर्य का कारण क्या है। मैं हूँ शब्दों के कारण, जीवन और स्वर्णिम शब्दों के कारण, दुर्दम और भयंकर शब्दों के कारण, या बिना किसी कारण। सही जवाब हो जाएगा दुर्दम और भयंकर शब्दों के कारण। यानी मैं जीवन का भीषण दुर्दम, यानी दुर्दम की वजह से मैं जीवन भीषण जो है इसमें खूबसूरती आई है, और भयंकर की वजह से उसके जो है मर मिटने का ख्वाब और जो है एक तूफानी जीवन को बतलाता है। यानी सौंदर्य की उपस्थिति का कारण हो जाएगा दुर्दम और भयंकर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। कवि ने काव्यांश में कौन से गुण का प्रयोग किया है। ओज गुण, माधुर्य गुण, प्राची गुण, सुदर्शन गुण। पूरे कविता में कवि ने अपनी वीरता का भाव स्पष्ट किया है। ओज का शाब्दिक अर्थ होता है वीरता का भाव देने वाला शब्द, यानी सही जवाब हो जाएगा ओजगुण। अगला सवाल है कवि गौरव गान क्यों कर रहा है। शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु, दिल बहलाने हेतु, नर्तन करने हेतु, ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु। कवि गौरव गान इसलिए कर रहा है कि ताकि उसकी बहादुरी और हिम्मत से शत्रुओं की हिम्मत टूट जाए। कवि गौरव गान इसलिए कर रहा है ताकि उसकी बहादुरी और हिम्मत से शत्रुओं की हिम्मत टूट जाए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है काव्यांश की अंतिम 2 पंक्ति में कवि की भावना प्रकट होती है। अंतिम 2 पंक्ति क्या कि पूरी कविता में ही बहादुरी प्रकट हो रही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन बहादुरी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कवि दिल में किस प्रकार का स्वर्णिम अरमान लिए है।
कवि जो है दिन में मर मिटने का स्वर्णिम अरमान लिए है, जो कविता से ही स्पष्ट है। अपनी बहादुरी से शत्रुओं का हिम्मत तोड़ने का अरमान है और मर मिटने का अरमान है। दोस्तों, आप किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सजेशन के अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। रीट की बेहतर तैयारी के लिए फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।